नमस्ते। डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग ये शब्द हाल ही में खबरों में था क्योंकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से एक बहुत जरूरी अपील की है। उन्होंने 16वें वित्त आयोग से कहा कि मौजूदा आपदा जोखिम सूचकांक यानी डिजास्टर रिस्क इंडेक्स को बदलने की जरूरत है। उनका कहना है कि ये सूचकांक पहाड़ी राज्यों की असली मुश्किलों को समझ ही नहीं पा रहा है। तो आखिर ये डिजास्टर रिस्क इंडेक्स है क्या? इस फॉर्मूले में ऐसी क्या खामी है कि उसे बदलने की मांग उठ रही है? और ये क्यों सिर्फ पहाड़ों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए मायने रखता है? एक पल के लिए सोचिए, जनवरी 2023 की एक सर्द सुबह, उत्तराखंड का ऐतिहासिक शहर जोशीमठ। लोग सोकर उठते हैं और देखते हैं कि उनके घरों की दीवारों में दरारें आ चुकी हैं, सड़कें फट रही हैं और उनका पूरा का पूरा शहर धीरे धीरे जमीन में धंस रहा है। जोशीमठ की वो घटना सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी, एक अलार्म था कि हिमालय अब खतरे की कगार पर पहुंच चुका है। हिमालय, जिसे हम एक खूबसूरत स्वर्ग मानते हैं, असल में भूवैज्ञानिक तौर पर बहुत नाजुक है। इसकी बनावट, इसका मौसम और यहाँ हो रहे बदलाव इसे बेहद संवेदनशील बनाते हैं। और यही वजह है कि यहाँ आपदा से निपटने का कोई एक वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला काम नहीं कर सकता। आइए पहले ये समझते हैं कि ये कमजोरियां असल में हैं क्या और कितनी गहरी हैं। हिमालयी क्षेत्र को असल में 4 तरफ से खतरों ने घेर रखा है। पहला तो है भूगर्भीय खतरा, मतलब ये पूरा इलाका टेक्टोनिक प्लेट्स पर बसा है जहां भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। दूसरा, जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं, जैसा हमने 2013 की केदारनाथ त्रासदी में देखा था। ये अब एक नई हकीकत है। तीसरा, सामाजिक आर्थिक कारण, जैसे विकास के नाम पर बेतहाशा जंगलों की कटाई। और चौथा, जो शायद सबसे अहम है, वो है मानव जनित कारण, यानी हमारी अपनी गतिविधियां जो इस नाजुक संतुलन को हर दिन हर पल तोड़ रही हैं। ये आंकड़ा जरा ध्यान से देखिए, 24 करोड़। एक अनुमान है कि 2025 तक भारतीय हिमालयी क्षेत्र में हर साल इतने पर्यटक आएंगे, मतलब भारत की आबादी का लगभग छठा हिस्सा। जरा सोचिए, जो इकोसिस्टम पहले से ही इतना दबाव झेल रहा है, उस पर इसका क्या असर होगा। अब देखिए, इन समस्याओं से निपटने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिसे कहते हैं डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग। और इस सिस्टम का मुख्य हथियार है आपदा जोखिम सूचकांक यानी डिजास्टर रिस्क इंडेक्स या DRI। इसका सीधा सा मकसद ये पता लगाना है कि किस राज्य को आपदा का कितना खतरा है, ताकि उसे उसी हिसाब से तैयारी के लिए फंड्स दिए जा सके। इसे आप एक तरह का नेशनल रिस्क रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं। ये सूचकांक ही तय करता है कि किसी राज्य को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड NDRF से इमरजेंसी के लिए कितना पैसा मिलेगा। जिस राज्य का DRI स्कोर ज्यादा, उसे उतना ज्यादा फंड। सुनने में तो ये सिस्टम एकदम सटीक लगता है ना? इस सिस्टम को 15वें वित्त आयोग ने साल 2021 से 2026 की अवधि के लिए औपचारिक रूप से लागू किया। देखिए, इरादा बिल्कुल नेक था कि आपदा फंड का जो बंटवारा है उसे ज्यादा वैज्ञानिक और डेटा पर आधारित बनाया जाए। इसीलिए DRI स्कोर को सीधे सीधे फंड एलोकेशन के फॉर्मूले में जोड़ दिया गया। लेकिन यहीं से इन नेक इरादों के बावजूद असली समस्या शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अब इस मामले की तह तक चलते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस DRI का वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला। एक ऐसा फॉर्मूला जो पूरे देश के लिए एक जैसा है। और यही बात हिमालयी क्षेत्रों के अनोखे खतरों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है। अब जो बात वाकई हैरान करने वाली है वो ये है कि आखिर ये फॉर्मूला बना कैसे है। DRI स्कोर 2 चीजों से मिलकर बनता है। 70% वेटेज दिया जाता है खतरों को और 30% वेटेज दिया जाता है भेद्यता यानी वल्नरेबिलिटी को। लेकिन यहीं एक बड़ा पेच है। भेद्यता को मापने के लिए मुख्य तौर पर गरीबी रेखा से नीचे की आबादी का डेटा यूज होता है, जो कि एक बहुत ही संकीर्ण पैमाना है। पर असली और सबसे घातक गड़बड़ी तो खतरों की लिस्ट में है। तो यही है इस पूरी कहानी का सबसे अहम मोड़। ये फॉर्मूला बाढ़, भूकंप और सूखे जैसे खतरों को तो गिनता है, लेकिन उन खतरों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है जो हिमालय में सबसे ज्यादा तबाही मचाते हैं, जैसे लैंडस्लाइड्स, बादल फटना, एवलांच और ग्लेशियर झीलों का फटना। सीधी सी बात है, जब आप खतरा ही गलत माप रहे हैं तो तैयारी सही कैसे होगी। तो इस फ्लॉड DRI का जमीन पर क्या असर हो रहा है? नतीजा ये है कि जिन राज्यों को मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है वही फंड से वंचित रह जाते हैं।
और यही वजह है कि अब इस सिस्टम को बदलने के लिए जोर शोर से आवाज उठ रही है। देखिए, ये सिर्फ कोई तकनीकी बहस नहीं है, बल्कि अब ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। जब हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य, जो बार बार आपदाओं का सामना करते हैं, ये कहते हैं कि सिस्टम उनके साथ न्याय नहीं कर रहा, तो इस पर ध्यान देना ही होगा। चलिए इन चिंताओं को एक एक करके समझते हैं। पहला, ये एक समान मैट्रिक्स है जो पहाड़ों और मैदानों में कोई फर्क ही नहीं करता। दूसरा है भौगोलिक असमानता, जिसकी वजह से बड़े राज्यों को सिर्फ उनके आकार के कारण ज्यादा फंड मिल जाता है, भले ही वहां खतरा कम क्यों न हो। तीसरा, अपर्याप्त आवंटन, जहां हिमाचल जैसे राज्यों को उनकी जरूरत का एक छोटा सा हिस्सा ही मिल पाता है। और चौथा, पिछला व्यय पूर्वाग्रह। ये सबसे अजीब है। इसमें 70% फंड इस बात पर तय होता है कि राज्य ने पिछले सालों में कितना खर्च किया, न कि इस पर कि आज उसे खतरा कितना है। तो अब सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है। अच्छी बात यह है कि विशेषज्ञों ने एक बेहतर, ज्यादा न्यायसंगत और असरदार सिस्टम बनाने के लिए कुछ ठोस सुझाव दिए हैं। चलिए एक ऐसे भविष्य के खाके पर नजर डालते हैं जो ज्यादा सुरक्षित हो सकता है। सुधार के लिए एक 5 स्टेप प्लान सुझाया गया है। पहला, DRI को अनुकूली बनाया जाए, मतलब उसमें लैंडस्लाइड और बादल फटने जैसे असली हिमालयी खतरों को शामिल किया जाए। दूसरा, भौगोलिक विशिष्टता को प्राथमिकता दी जाए, ताकि फंड राज्य के आकार पर नहीं बल्कि उसके संवेदनशील पहाड़ी या तटीय इलाकों के आधार पर मिलें। तीसरा, सिर्फ गरीबी की जगह एक समग्र भेद्यता स्कोर का इस्तेमाल हो जो आबादी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम के जोखिमों को भी मापे। चौथा, स्थानीय स्तर पर डेटा कलेक्शन को मजबूत किया जाए ताकि हमारे पास ज़मीनी हकीकत की सही तस्वीर हो। और पांचवा, हर 5 साल में इस पूरे सिस्टम की समीक्षा हो ताकि ये भविष्य की चुनौतियों के लिए हमेशा तैयार रहे। अंत में, ये सिर्फ एक पॉलिसी में बदलाव का सवाल नहीं है, ये सवाल है वित्तीय न्याय का, क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हमारी तैयारी का और बढ़ते पर्यावरणीय खतरों के इस दौर में भारत के भविष्य को सुरक्षित करने का। क्या हम एक ऐसा फॉर्मूला बना सकते हैं जो सिर्फ आंकड़ों पर नहीं बल्कि हमारे लोगों के जीवन और सुरक्षा पर आधारित हो? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें जल्दी खोजना होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें UPSC, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। UPSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। Our contact information is given in description. धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।